चक्रवाती तूफान तोकते का तांडव जारी। महाराष्ट्र में 6 की मौत, गुजरात में 2 लाख शिफ्ट, कई जगहों पर पेड़ और घरों को नुकसान की भी खबर। उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम के खुले कपाट, 20 क्विंटल फूलों से सजाया गया मंदिर, केवल पुजारी ही रहे शामिल। कोविड-19 प्रभावित देश के 9 राज्यों के 46 जिलाधिकारियों से पीएम मोदी करेंगे संवाद, मुख्यमंत्री भी रहेंगे मौजूद। एम्स और आईसीएमआर ने जारी की नई गाइडलाइंस, कोरोना के इलाज से हटाई गई प्लाज्मा थेरेपी। नमस्कार, स्वागत है आपका एनबी न्यूज में। चले करते हैं बुलेटिन का आगाज। उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम के कपाट आज मंगलवार को ब्रह्म मुहूर्त में पुष्य नक्षत्र और वृष लगन में 4:45 पर खोल दिए गए। देवस्थानम बोर्ड की ओर से धाम के कपाटोद्घाटन की जोरदार तैयारी की गई थी। नारायण फ्लावर ऋषिकेश और बद्री केदार पुष्य सेवा समिति ऋषिकेश की ओर से बद्रीनाथ धाम के सिंह द्वार और अन्य देवालयों को 20 क्विंटल फूलों से सजाया गया है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए मंदिर के हकूकधारियों के साथ ही धर्माधिकारी, आचार्य, ब्राह्मणों को ही धाम में जाने की इजाजत दी गई। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा कि कोरोना महामारी की वजह से 4 धाम यात्रा स्थगित की गई है। ऐसे में मैं सभी से प्रार्थना करता हूं कि जो लोग घर में रहकर ही पूजा करें, उनकी बहुत मेहरबानी रहेगी। सोमवार सुबह 9 बजे योग ध्यान बद्री मंदिर पांडुकेश्वर से बद्रीनाथ धाम के रावल ईश्वरी प्रसाद नंबूदरी के साथ कुबेर और उद्धव जी की उत्सव डोली और आदि गुरु शंकराचार्य की गद्दी बद्रीनाथ धाम के लिए रवाना हुई और दोपहर 11 बजे पहुंची। चक्रवाती तूफान ताउते की वजह से महाराष्ट्र और मुंबई के तटीय इलाकों में मौसम खराब है। इस बीच मुंबई से करीब 8 नॉटिकल मील दूर पश्चिमी तट पर करीब 400 लोग फंस गए, जिसके बाद इन लोगों को बचाने के लिए भारतीय नौसेना ने कमर कसी है। मौके पर रेस्क्यू के लिए जहाज भेजे गए हैं। अधिकारियों ने कहा कि भारतीय नौसेना ने सोमवार रात करीब 11 बजे अपने जहाजों के जरिए 400 में से 60 लोगों को बचाया। नौसेना ने 2 नावों पर फंसे लोगों को बचाने के लिए अपने 3 फ्रंटलाइन योद्धा को तैनात किया। नेवी ने तत्काल मदद के लिए 2 जहाजों आईएनएस कोची और आईएनएस तलवार को मौके पर भेजा। भारतीय नौसेना के कमांडर विवेक मधवाल ने कहा कि बाकी फंसे लोगों को बचाने के लिए रात भर तलाशी अभियान जारी रहेगा। बचाव के लिए अन्य जहाजों और विमानों को भी वहां जाने के लिए तैयार किया जा रहा है। आज की परिस्थिति हवा अच्छी है, सुबह की काफी अच्छी है, हवा अच्छी है और लग रहा है वापस बारिश आएगा और तूफान ऐसा कल के ऐसा वापस हो जाएगा। तूफान मतलब अभी तूफान से अभी राहत मिली है? रात काफी मिली है, काफी राहत मिली है, काफी पेड़ नीचे गिर चुके हैं। देश में सोमवार को कोविड-19 टीके की 14,79,592 खुराक लगाई गई, जिसके साथ ही अब तक टीका लगवाने वालों की संख्या 18,44,00,000 के पार चली गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी। मंत्रालय ने कहा कि सोमवार को 18 और 44 उम्र के बीच के 6,63,329 लोगों को कोविड-19 टीके की पहली खुराक लगाई गई। इस तरह इस टीकाकरण के तीसरे चरण की शुरुआत से अब तक 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर इस वर्ग में 59,32,704 लाभार्थियों के टीके लगाए जा चुके हैं। भीषण चक्रवाती तूफान सोमवार रात में गुजरात के सौराष्ट्र तट से आ टकराया और इस दौरान हवा 185 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। इससे पहले चक्रवात की वजह से मुंबई में भारी वर्षा हुई और गुजरात में 2 लाख से ज्यादा लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। वहीं इसके चलते 2 नौकाएं तट से दूर अरब सागर में चली गई, जिन पर 410 लोग सवार हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी ने कहा है कि चक्रवात के रात करीब 9:30 बजे टकराने के दौरान केंद्र शासित प्रदेश दीव में
133 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चली। तौकते का असर गुजरात, महाराष्ट्र के अलावा अन्य राज्यों में भी देखने को मिला। देश के कई हिस्सों में हल्की बारिश भी देखी गई। देश में कोरोना के नए मामलों में भले ही गिरावट दर्ज की जा रही हो, लेकिन भारत अमेरिका के बाद दूसरा देश है जहां अब तक 2 करोड़ 5 लाख से ज्यादा मामले सामने आए। ब्राजील इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर है, जहां कोरोना के 1 करोड़ 56 लाख के करीब मामले सामने आए। पिछले डेटा की बात करें तो भारत में महज 14 दिनों में 50 लाख मामले सामने आए थे। वहीं इससे पहले 50 लाख मामले 15 दिन में सामने आए थे। तब भारत में कोरोना का आंकड़ा 2 करोड़ पहुंचा था। वहीं जिस दौरान ये आंकड़ा 1 करोड़ से 1.5 करोड़ होना था, उस वक्त 50 लाख मामले 121 दिनों में बढ़ गए थे। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने सोमवार को कहा कि राज्य ने कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के पीक को पार किया है। इस दौरान उन्होंने लोगों से सावधानी में ढील न देने की अपील की। उन्होंने कहा कि लोग कोरोना प्रोटोकॉल का सही तरीके से पालन करें। मुख्यमंत्री बोले कि एक्सपर्ट्स की राय है कि कोरोना महामारी का पीक पॉइंट खत्म हो गया है, लेकिन ये महामारी सुरक्षा को कम करने के लिए हरी झंडी नहीं है। विजयन ने कहा कि ये एक अच्छा संकेत है कि पॉजिटिविटी रेट कम हो रही है। मई के पहले सप्ताह में औसतन केरल में दैनिक मामले 47,144 थे। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दौरान ये आंकड़ा मामूली रूप से घट गया। 14 में से करीब 8 जिलों में 10 से 30% तक मामलों में कमी आई है। एक्टिव मामले 4,45,000 तक पहुंच गए थे, जो अब घटकर 3,62,000 रह गए। सीएम ने कहा कि सख्त लॉकडाउन अभी भी जारी रहेगा। तिरुवनंतपुरम, एर्नाकुलम, त्रिशूर और मलप्पुरम जिलों में ट्रिपल लॉकडाउन कामयाबी के साथ लागू किया जा रहा है। सीएम ने वैक्सीन की कमी को पूरा करने के लिए राज्य सरकार का रुख साफ करते हुए कहा कि राज्य 3 करोड़ कोरोना वैक्सीन की डोज के लिए ग्लोबल टेंडर जारी करेगा। सोमवार को राज्य में 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों के लिए कोरोना वैक्सीनेशन भी शुरू हुआ। और फिलहाल वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी जारी है खबरों का सिलसिला। अगर ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਟੀਕੇ ਲਗਾਓ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਤਿਹ ਕਰੋ। ਗਿਆਨੀਆਂ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜੇ ਮੰਨੀਏ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ ਫਤਿਹ ਹੋਊਗੀ ਜ਼ਰੂਰ। आओ मिलके कोरोना नु हराइए। वैक्सीन लगवाओ, परिवार बचाओ। फतेह हो पंजाबियों, फिर फतेह होगी। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे इस खास बुलेटिन में। कोरोना संक्रमितों की संख्या को देखते हुए कर्नाटक के सीएम बीएस येदियुरप्पा ने सोमवार को कहा कि उनकी सरकार कोरोना वायरस मामलों में स्पाइक के बीच राज्य में लॉकडाउन के विस्तार पर विचार कर रही है। सीएम ने कहा कि हम अभी भी लॉकडाउन को आगे बढ़ाना है या नहीं, इस पर बातचीत कर रहे हैं। वैसे भी फिलहाल राज्य में 24 मई तक लॉकडाउन लगाया गया है और ये नियम अभी भी लागू रहेगा। उन्होंने कहा कि अब लॉकडाउन को बढ़ाना है या नहीं, इस पर 2-3 दिन के बाद चर्चा की जाएगी और लॉकडाउन के विस्तार पर आखिरी फैसला लिया जाएगा। जानकारी के मुताबिक जारी किए गए स्वास्थ्य बुलेटिन के मुताबिक कल राज्य में पिछले 38,603 नए मामले दर्ज किए गए और 476 मौत भी हो चुकी। साथ ही राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने राज्य में सामने आ रहे ब्लैक फंगस के मामलों का भी संज्ञान लिया। कर्नाटक के स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉक्टर के सुधाकर ने सोमवार को कहा कि अब तक राज्य में आए मिक्रोकॉसिस, जिसे ब्लैक फंगस के रूप में भी जाना जाता है, बीमारी और किस अस्पतालों में इसका इलाज करवाया जा रहा है, इसकी रिपोर्ट सरकार को सौंप देनी चाहिए।
विधानसभा चुनाव से पहले पंजाब में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के झगड़े ने कांग्रेस की चिंता बढ़ा दी है। पार्टी को डर है कि दोनों नेताओं में टकराव इसी तरह जारी रहा तो चुनाव में नुकसान होना तय है। पर पार्टी की मुश्किल ये है कि वो इनमें से किसी भी नेता पर दबाव डालने की स्थिति में नहीं है। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि कैप्टन और सिद्धू दोनों मानने को तैयार नहीं है। कैप्टन सिद्धू को मंत्री पद से ज्यादा देने को तैयार नहीं है, जबकि सिद्धू उप मुख्यमंत्री या प्रदेश अध्यक्ष बनना चाहते हैं। मुख्यमंत्री इन दोनों पदों के लिए किसी भी कीमत पर तैयार नजर नहीं आते। वहीं सिद्धू मंत्री पद पर बिल्कुल भी रजामंद नहीं है। पश्चिम बंगाल में सियासत उफान पर है। दरअसल ममता बनर्जी के 2 मंत्रियों समेत 4 नेताओं को जेल भेज दिया गया है, जिसके बाद से राजनीतिक हलकों में कानाफूसी का दौर भी शुरू हो गया है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में नारदा स्टिंग मामले में ममता बनर्जी सरकार के 2 मंत्रियों समेत 4 नेताओं को सोमवार रात कोलकाता की प्रेसिडेंसी जेल भेज दिया गया। सीबीआई ने सोमवार को दिन में मंत्री सुब्रत मुखर्जी और फिर फरहाद हकीम, इसके अलावा टीएमसी विधायक मदन मित्रा और पार्टी के पूर्व नेता शोभन चटर्जी को गिरफ्तार किया था। हालांकि सीबीआई की विशेष अदालत ने चारों नेताओं को अंतरिम जमानत दे दी थी, मगर रात को कलकत्ता हाई कोर्ट ने इस फैसले पर रोक लगा दी। नारदा मामले को लेकर टीएमसी नेताओं की गिरफ्तारी पर बंगाल में रात तक हंगामा चलता रहा। सीबीआई की विशेष अदालत ने इस मामले में टीएमसी के नेता फरहाद हकीम, सुब्रत मुखर्जी, विधायक मदन मित्रा और पूर्व टीएमसी नेता और कोलकाता के पूर्व महापौर शोभन चटर्जी को जमानत दे दी थी। लेकिन कलकत्ता उच्च न्यायालय ने जल्द ही निचली अदालत के आदेश के अमल पर रोक लगा दी। वहीं मामले को लेकर बीजेपी नेता जफर इस्लाम ने ममता बनर्जी पर जमकर हमला बोला। दुर्भाग्यपूर्ण बात है। सीबीआई अपना काम करती है, वो क्या चाहती है कि सीबीआई अपना काम ना करे, वो करप्शन करे और करप्शन करने वालों के साथ खड़ी रहे, सीबीआई के दफ्तर में जाके उनके साथ सहानुभूति दे, लेकिन सीबीआई अपना काम ना करे। भाई सीबीआई अपने इंडिपेंडेंट बॉडी अपने हिसाब से काम करती है, अपने दस्तावेज के बेसिस पे काम करती है, उसके पास जो इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जो दस्तावेज आते हैं उसके बेसिस पे करती है, फाइंडिंग्स के बेसिस पे करती है, और साथ साथ उसको परमिशन है, गवर्नर ने परमिशन दिया है अरेस्ट करने का। ऐसे में ममता बनर्जी को चिंता नहीं वहां की जनता की, उनको चिंता है सिर्फ ये जो करप्ट लोगों की, जो इतने बड़े बड़े स्कैम किए हुए हैं। जाहिर उनका भी हाथ होगा तभी इस तरह का सपोर्ट है, वरना कोई चीफ मिनिस्टर जो है आज तक। उत्तर प्रदेश शासन में कार्यरत अपर मुख्य सचिव उच्च शिक्षा मोनिका एस गर्ग अमेठी जिले की नोडल अधिकारी के रूप में अपने 2 दिवसीय अमेठी दौरे पर पहुंची। यहां उन्होंने गांव में पहुंचकर गौशाला में गायों की व्यवस्था, चारा पानी, भूसा की व्यवस्था का स्थलीय निरीक्षण किया। इसी के साथ आज उन्होंने कोविड-19 को लेकर जिलाधिकारी अरुण कुमार, मुख्य विकास अधिकारी अंकुर लाठर और जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आशुतोष दुबे के साथ जगदीशपुर में मौजूद बीएचईएल गेस्ट हाउस में समीक्षा बैठक की, जिसमें उन्होंने कोविड-19 के बढ़ते हुए संक्रमण से पीड़ित मरीजों के विषय में भी चर्चा की और जिले में हो रहे वैक्सीनेशन की स्थिति का भी जायजा लिया। चूंकि केसेस आ रहे हैं इसलिए ध्यान पूरा रखा जाना चाहिए। तो अभी हमने गांव में निगरानी समिति से बात की और आरआरटी टीम से बात की। ये लोग किस प्रकार लक्षण लोगों को आइडेंटिफाई, चिन्हित करके उनका आगे इलाज करवा रहे हैं। और संदेश यही दिया है कि अभी भी किसी भी तरह से लापरवाही का या ढिलाई का कोई स्कोप नहीं है, कड़ाई रखनी है और लक्षण दिखते ही उनका पूरा इलाज शुरू हो जाना चाहिए। साथ ही मास्क, सैनिटाइजेशन और फिजिकल डिस्टेंसिंग ये बहुत ज़रूरी है। मुख्यमंत्री लगातार टीकाकरण के लिए भी सबको प्रेरित किया जा रहा है। गाँव में 86% टारगेट ग्रुप का 86% लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है। कोरोना के कहर के चलते पंजाब सरकार द्वारा लॉकडाउन का समय 31 मई तक बढ़ा दिया गया है। इसी के चलते पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से भी पंजाब के गांवों को अलर्ट किया गया है। इसी के चलते बरनाला के गांव मलिया की पंचायत द्वारा पहरा लगाना भी शुरू किया गया है। गांव की पंचायत और गांव वासियों की तरफ से गांव के चारों तरफ नाकाबंदी की गई है और हर ओर जाने वाली गाड़ी को चेक किया जा रहा है।
मोटरसाइकिल हो या कार, सबके नंबर नोट किए जा रहे हैं। हाँ जी, ਜਿਹੜੀ कोरोना महामारी है जी ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੌਤ ਦਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ। ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਠੀਕਰੀ ਪਹਿਰੇ ਵੀ ਲਗਾ ਰੱਖੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜੋ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਸਾਂਝੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬੈਠਣ ਦੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਇਕੱਠ ਤੇ ਮਾਸਕਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਿੰਡ। ਆਪਣਾ ਹਰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੌਣ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੌਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ। ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਵੀ ਜੋ ਗੱਡੀਆਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੀ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਾਸਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇ ਇਕੱਠਾਂ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀ ਕਰਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਫੁੱਲ ਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਪੱਖੋ ਕੈਂਚਾ ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਮੁਸਤੈਦੀ ਨਾਲ ਗੇੜਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ 5 ਪਿੰਡ ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੋਹਤਬਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਠੀਕਰੀ ਪਹਿਰੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਐਂਟਰੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰੇ ਦੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਬਾਹਲਾ ਟਾਈਮ ਉਹਨੂੰ ਅੜਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਮਾਸਕ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਊਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਕਾफ़ी हद तक ਇਹਦੇ ਨਾਲ जालौन में रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां एक तेज रफ्तार ट्रक ने एक लोडर में टक्कर मार दी, जिससे उसमें सवार दूल्हा दुल्हन सहित आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हादसा कालपी कोतवाली क्षेत्र के उसर गांव के पास हुआ। घटना के बाद चीख पुकार मच गई और वहां से निकलने वाले राहगीरों ने इसकी सूचना पुलिस और एम्बुलेंस को दी। सूचना मिलते ही एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को उरई जिला अस्पताल में एडमिट करवाया गया, जिसमें से 2 की हालत को देखते हुए उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद मेडिकल कॉलेज झांसी के लिए रेफर किया गया। डॉक्टर अमित नाम है। डॉक्टर साहब, कुछ लोग घायल अवस्था में आए, कितने लोग हैं, क्या मामला हुआ था? पूरे 11 लोग हैं। कहीं बनखंडी पर जा रहे थे तो रास्ते में किसी ट्रक वाले ने लगा दिया, वो भाग गया है। सर, घायलों की क्या स्थिति है? घायलों में 2-3 लोग ज़्यादा घायल हैं, एक को हेड इंजरी भी है, बाकी लोग। हरियाणा के चरखी दादरी जिले वासियों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। जी हां, दादरी का रिकवरी रेट 83 है और पॉजिटिविटी केसों की संख्या भी काफी कम हो रही है। दादरी जिले में अभी तक कोई भी ब्लैक फंगस का केस नहीं है और वैक्सीनेशन का काम भी जोर शोर से चला हुआ है। दादरी जिले में पहले 11 वेंटिलेटर थे, लेकिन अब जिले को 5 और वेंटिलेटर भी मिल गए हैं। वहीं जिले के सीएमओ डॉक्टर सुदर्शन पवार ने कहा कि जिले में तमाम उपकरण, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन बेड और डॉक्टर अच्छे से अपना काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि पिछले सप्ताह में लगातार पॉजिटिविटी केसेस की संख्या बढ़ रही थी, लेकिन अब इस सप्ताह में पॉजिटिविटी रेट की जो संख्या है उसमें धीरे धीरे कमी आ रही है। तो हमारा हरियाणा में काफ़ी अच्छा चल रहा है, हमारा वैक्सीन का काम में कोई कमी नहीं है। और ऑक्सीजन हमारे पास अब भी यानी कि 4 दिन का रिजर्व है। अगर मान लो 4 दिन तक भी नहीं मिलती है ना, तो भी पूरे दादरी का काम, चाहे वो सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, सबका अच्छे से चल सकता है। कहने का मतलब ये है कि कहीं कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। पूरी ऑक्सीजन है, पूरे वेंटिलेटर हैं, पूरे बेड भी हैं, अच्छे से सभी डॉक्टर सेवा कर रहे हैं। कृपा करके आप ना घबराएं। ब्लैक फंगस की अगर बात करें तो फिलहाल हमारे पास एक भी केस ऐसा नहीं है जो सस्पेक्टेड हो ब्लैक फंगस का, लेकिन फिर भी हमारे डॉक्टर सारे सजग हैं। जैसे ही कोई केस आएगा, ये नोटिफाइड डिजीज हो गई है, हम उच्च अधिकारी को इन्फॉर्म भी करेंगे और उसके ट्रीटमेंट का भी इंतजाम करेंगे, हम रोहतक भी भेजेंगे। यानी कि हमारी नज़र में है, जो बचाव के कारण है वो सब हमने अच्छे से। यूपी के अमेठी में चुनावी और पुरानी रंजिश को लेकर दबंगों ने कोटेदार के भाई के साथ जमकर मारपीट की और फिर उसको गोली मार दी। मामले में गोली लगने से गंभीर अवस्था में घायल को सीएचसी तिलोई से ले जाया गया, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टर्स ने मरीज की गंभीर हालत को देखते हुए लखनऊ ट्रॉमा सेंटर रेफर किया। बता दें कि लखनऊ ले जाते वक्त घायल की मौत हो गई। वहीं सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस बल ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू की है।
इसके अलावा खबर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से, जहां पर फरीदाबाद में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। जी हां, दिल्ली से सटे फरीदाबाद में कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है, जिसके चलते न सिर्फ हरियाणा सरकार बल्कि केंद्र की सरकार भी लोगों से कोरोना नियमों का पालन करने की अपील कर रही है। लेकिन फरीदाबाद के कुछ लोगों का कहना है कि कोरोना का कोई भय उन्हें नहीं है। तस्वीरों में बाकायदा देखा भी जा सकता है कि जिस तरह से सब्जी मंडी में लोग नजर आ रहे हैं, उसे देखते हुए अंदाजा लगाया जा सकता है कि कोरोना गाइडलाइंस का किस तरह से लोग मखौल उठाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं इसकी एक ताजा मिसाल आपके सामने मौजूद है। ऐसा जी कोरोना काल की नहीं उठ रही है, भीड़ है गांवरी मंडी में। ठीक है, अगर आप कोरोना काल की बात करो, जैसे सैनिटाइजर मास्क वगैरह सभी आड़तियों के पास हैं, हम जिसके पास नहीं मिलते चालान भी करते हैं और आगे भी ये कार्रवाई जारी रहेगी। रेडी और माशाखोरों की काफ़ी भीड़ हाँ, है। हाँ जी हाँ, जो हमने माशाखोर मंडी में जो हमारे लाइसेंस हैं वो हमने हटा दिए हैं। ये एनक्रोचमेंट है एक किस्म से, ये कह लो। और पुलिस के हेल्प के बिना ये नहीं जाएंगे, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 5 आदमी हैं मंडी में, और इन 500 या 1000 आदमियों को नहीं हटा सकते ज़बरदस्ती करके जैसे भी। और तो इसके लिए पुलिस की हेल्प की चाहिए। हमने कह रखी बीच बीच में पुलिस आती है। अब जैसे धारा 144 लगी हुई है तो पुलिस को इन्फोर्स करनी है। मार्केट कमेटी का काम धारा 144 इन्फोर्स करना नहीं है, और उसी के तहत ये कोविड की सारी कार्रवाई चलेगी। बेरोजगारी तो है ही है, और लोग बाग 2 रोटी के लिए तो करेंगे कुछ ना कुछ। सरकार को तो आरती तो पालन कर ही रहे हैं कि भाई आरती तो बेचेंगे, पर माशाखोरों को बाहर लगाने की उदय रखी है। तो सभी माशाखोर लग रहे थे, आरतियों की दुकान खुली पड़ी थी और काफ़ी जो भीड़ थी, कोरोना का जो नियम है वो ताक पर रखे हुए मंडी में कार्य चल रहा था। चल रहा है, क्या कहेंगे आप? हम तो यही कहें कि मतलब जितनी दूरी रहे, जितना बचाव होवे उतना बचाव करना चाहिए बीमारी से। कमाना तो जिंदगी भर है, पर जिंदगी बार बार थोड़ी मिलेगी। हम तो यही कहें कि यूपी के अमेठी में देर रात आपसी रंजिश में 2 पक्ष आपस में भिड़ गए और दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई, जिसके चलते एक पक्ष के 5 लोग घायल हो गए और वहीं दूसरे पक्ष से एक महिला समेत 4 लोगों के घायल होने की भी खबर है। वहीं घटना में स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां घायलों का इलाज चल रहा है। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई है। और अब खबर हरियाणा के हिसार से, जहां पर आईजी राकेश आर्य सोमवार को सिविल अस्पताल पहुंचे। इस दौरान आईजी राकेश आर्य ने इलाज करवा रहे घायल पुलिसकर्मियों का हालचाल भी जाना और उन्हें किसान आंदोलनकारियों का डटकर सामना करने पर शाबाशी दी। रविवार को सीएम मनोहर लाल खट्टर का विरोध कर रहे किसान आंदोलनकारियों की पुलिस के साथ झड़प हुई, जिसमें लगभग 20 पुलिसकर्मी भी घायल हुए थे और कुछ पुलिसकर्मी महाराजा अग्रसेन सामान्य अस्पताल में एडमिट भी है। हमारे करीब 20 मुलाजिमों को चोटें आई हैं और जिनमें से 10-12 अभी यहाँ पे एडमिट हैं। आपके सामने आपने भी देखा, उनकी एक्सरे, सीटी स्कैन और बाकी जो ऑब्जर्वेशन है वो डॉक्टर साहब ऑब्जर्व कर रहे हैं। अभी डॉक्टर साहब के साथ में मैंने विजिट किया है और इनसे भी फीडबैक किया है कि इनकी कैसी स्थिति है। फॉर्चुनेटली बहुत गंभीर चोटें नहीं हैं। 2-3 लोगों को सर में चोटें हैं, उनका सीटी स्कैन अभी कराएंगे, उसके बाद स्थिति क्लियर होगी। बाकी लोग स्टेबल हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव की संख्या में बढ़ोतरी लगातार देखी जा रही है। सरकार के मंशा के मुताबिक आगरा जोन नोडल अधिकारी अनिल कुमार मैनपुरी में 7 दिवसीय दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने जनपद के गांव बिछवा में प्राथमिक विद्यालय में पहुंचकर स्वास्थ्य निगरानी समिति के कार्यकर्ताओं से जानकारी ली और कोरोना के लक्षणों के बारे में भी पूछा। वहां मौजूद स्वास्थ्य समिति के सदस्यों से लोगों की जांच भी करवाई गई। उसके बाद नोडल अधिकारी मैनपुरी के कोरोना कंट्रोल सेंटर रूम भी पहुंचे, जहां उन्होंने मौजूद कर्मचारियों से हालात का मुआयना लिया। और इसमें जो कोविड रिलेटेड एक्टिविटीज़ है, प्रिवेंशन एक्टिविटीज़ है, उस पर हम लोगों को फोकस करना है और जिला प्रशासन के द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है उसको देखना है और जहाँ पे हमें कहीं इंटरवेंशन की आवश्यकता है या सुझाव देने की आवश्यकता हम लोग उसको देखना। वहीं जिला स्तर पर स्थानीय प्रशासन की बात करें तो काफ़ी हद तक मेहनत कर रहा है। हो सकता है थोड़ी बहुत कमियां रह जाती हैं, लेकिन सर अदृश्य ये कोरोना जो संक्रमण है लगातार ग्रामीण तबके में ये लोगों को अपनी गिरफ्त में ले रहा है। ये देखा गया है कि
संक्रमित होके उनकी मौत हो रही है, टेस्टिंग नहीं हो पा रही है, इसमें क्या कुछ बदलाव किया जा सकता है? टेस्टिंग हम लोग कराने के लिए कह रहे हैं और मैं तो आज जिस गाँव में गया था वहाँ पर कैंप लगा के टेस्टिंग हो रही थी सामने ही, इसको हम लोग और बढ़ाएंगे। तो हमारा फोकस ये है कि हम लोग अधिक से अधिक टेस्टिंग करके ट्रैक करके हम लोग पेशेंट को। यूपी के मैनपुरी में पुलिस ने बलात्कार के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। दरअसल थाना बिछवा क्षेत्र में 12 साल की नाबालिग युवती से रेप करने का मामला सामने आया है। आरोपी सत्यवीर ने बच्ची को पानी में नींद की गोली मिलाकर किशोरी के साथ वारदात को अंजाम दिया। वहीं किशोरी ने घटना की रिपोर्ट बिछवा थाने में दर्ज कराई, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को लगातार दबिश देकर आखिरकार गिरफ्तार कर लिया। बिछवा थाना क्षेत्र में एक किशोरी के साथ रेप की घटना का मामला प्रकाश में आया। सर, क्या पूरा मामला है? ये थाना बिछवा के कस्बा बिछवा ग्राम बिछवा में एक बच्ची के साथ दुष्कर्म की बात सामने आई है और इसमें थाना बिछवा में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इसमें जो नामित अभियुक्त है उसकी गिरफ्तारी कर ली गई है। पीड़िता का मेडिकल परीक्षण और 164 के बयान दर्ज करा के आवश्यक कार्रवाई की गई। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए एएनबी न्यूज़ के साथ, क्योंकि एएनबी पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।